कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले हिंदी के 2 प्रश्न, उसके बाद भूगोल के 2 प्रश्न, फिर इतिहास के 2 प्रश्न, उसके बाद संविधान के 2 प्रश्न और उसके बाद अंत में विज्ञान के 2 प्रश्न हल करवाऊंगा। मैं आपको एक चीज ऐसे बताने जा रहा हूं, देखिए आज हम 2 अध्यापक मिलकर 10 प्रश्न को हल करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं हिंदी के 2 प्रश्न हल करवाता हूं और आप कमेंट में जरूर ये बताइएगा कि आपका कितना नंबर सही हुआ है। ये आपके लिए समझ लीजिए एक सुनहरा अवसर है। ये 10 प्रश्न कब आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए, ये आपके लिए कब एक भाग्य बनकर उदय हो, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए 10 प्रश्न को अच्छे से देखें, उनको हल करें। चलिए सबसे पहला प्रश्न है हिंदी का, अनुरूप में कौन सा समास है। ध्यान दीजिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो छठा प्रैक्टिस सेट है। चलिए बताइए अनुरूप में कौन सा समास है। सबसे पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा कर्मधारय और चौथा अव्ययी। जल्दी से बताइए। देखिए अनुरूप एक चीज याद रखिएगा, जिसमें बड़ा आ, अनु, यथा, प्रति ये शब्द के पहले आते हैं, वहां पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। यानी इसमें अनु आया है, अब देखिए अनु आ यथा प्रति, ये जिस शब्द में पहले आए यानी वो अव्यय शब्द बन जाते हैं, यहाँ पर अव्यय होगा। कर्मधारय होता है जैसे कोई शब्द है जिसमें किसी विशेषता वाले शब्द का कर्म धारण किया है, जैसे कनक लता हो गया। अब यहाँ पर क्या है, जो लता है वो किसके समान है, कनक के समान है। चरण कमल हो गया, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा, यानी विशेषण विशेष की जिसमें बात होगी। बहुब्रीहि में जो होता है, इसमें क्या होता है कि किसी तीसरे की ओर ध्यान जाता है, जैसे कह दिया गया एक है दशानन, दूसरा शब्द है चतुर्भुज। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो संसार में एक है, वो बहुब्रीहि के अंतर्गत आता है। तत्पुरुष समास वो है जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो है अव्ययी भाव समास। चलिए मैं आपको दूसरे प्रश्न की ओर ले चलता हूं। ये है मिलिंद शब्द का पर्यायवाची क्या है। जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का समय है। देखिए मिलिंद शब्द का जो पर्यायवाची है वो है, मिलिंद का अर्थ होता है भ्रमर यानी भौरा होता है। भुजंग जो है ये किसका है, सांप का पर्यायवाची है, यानी सांप कह सकते हैं आप, ब्याल कह सकते हैं, ये है। सरिता किसका पर्यायवाची है, नदी का पर्यायवाची है। किसका है, नदी का पर्यायवाची है। इसके बाद हम कगार कह सकते हैं, तट। कगार का अर्थ क्या होता है, कहते हैं आप इस कगार पर पहुंच गए, यानी तट किनारे पर पहुंच गए हैं। और भ्रमर का होता है यहाँ पर भौरा भी आप कह सकते हैं, भौरा भी है। एक है ये है मिलिंद है। तो 2 प्रश्न हिंदी के हुए। अब आपको अगले अध्यापक पढ़ाएंगे तीसरे प्रश्न की ओर। चलिए आप लोगों को मैं अब संविधान से संबंधित 2 प्रश्न हल करवाता हूँ। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा कौन नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए महान्यायवादी, महाधिवक्ता, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई या मुख्य चुनाव आयुक्त। अब आप लोग बताएंगे इसमें से कौन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं कौन किस आर्टिकल में है। महान्यायवादी, महान्यायवादी आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का जिक्र किया गया है। महाधिवक्ता ये राज्य का प्रतिनिधि होता है और ये आर्टिकल 165 में होता है। 165 में महाधिवक्ता का जिक्र किया गया है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल 124 में है। 124 में मुख्य न्यायाधीश का जिक्र किया गया है। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और मुख्य चुनाव आयुक्त का अनुच्छेद 324 में वर्णन किया गया है। 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त का वर्णन किया गया है। आप देखेंगे कि महाधिवक्ता ये राज्य का प्रतिनिधि होता है और इसकी नियुक्ति राज्य के गवर्नर के द्वारा किया जाता है, यानी राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक नीति निर्देशक सिद्धांत के अंग है, मौलिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताएं।
मौलिक अधिकार सही होगा, आर्थिक अधिकार सही होगा या मौलिक कर्तव्य सही होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस भाग में सुनिश्चित किया गया है? तो पहले हम देखते हैं कौन किस भाग में है। तो मौलिक कर्तव्य सबसे पहले देखते हैं किस भाग में है। मौलिक कर्तव्य 51 ए में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य 51 ए में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है और ये भाग 4 का है। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। आर्थिक अधिकार इसका कोई भाग नहीं है और ना ये किसी आर्टिकल में स्पेशली दिया हुआ है कहीं। मौलिक अधिकार ये आपका आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया है, आर्टिकल 12 से 35 तक, और ये भाग 3 में इसका वर्णन है, आर्टिकल 12 से 35 तक भाग 3 में। इसके बाद देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में दिया गया है और इसका वर्णन भाग 4 में दिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत इसका वर्णन आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत दिया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 डी में दिया गया है, यानी स्त्री और पुरुषों को समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। 39 डी में इसका जिक्र किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन डीपीएसपी का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। आपका ऑप्शन ए सही होता है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं 2 प्रश्न भूगोल के। चलिए मैं आपको इतिहास से संबंधित 2 प्रश्न हल करवाता हूँ। ध्यान दीजिए। जो 5वां प्रश्न है, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? ये कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, हल्के में ना लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन से गुरु ने औरंगजेब को फांसी दी थी? क्या गुरु गोविंद सिंह को, या गुरु तेग बहादुर, या गुरु रामदास को, या गुरु नानक जी को? बताइए, 4 ऑप्शन में से जल्दी से बताइए 5 सेकंड के अंदर। देखिए मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को फांसी दी थी। ये सिखों के 9वें गुरु थे, ये सिखों के 9वें गुरु थे, याद रखिएगा। और औरंगजेब ने इनको इस्लाम धर्म यानी कि स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको फांसी देने का हुक्म दिया था। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन इसमें कट जाते हैं। आपका दूसरा ऑप्शन यानी बी ऑप्शन, गुरु तेग बहादुर सिंह, जो कि सिख के 9वें गुरु थे, उनको औरंगजेब ने फांसी दे दी। आगे अगला है जो इतिहास संबंधित जो दूसरा प्रश्न है, यानी कि छठा प्रश्न, इसमें कहा जाएगा निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, तीनों गोलमेज सम्मेलन मैं आपको सन भी बता देता हूं। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब इन चारों में आपको बताना है कि इनमें किसने इन चारों में से अपनी प्रतिभागिता तीनों में निभाई थी। क्या मदन मोहन मालवीय, कि सरदार पटेल, कि भीमराव अंबेडकर जी, कि महात्मा गांधी जी? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग, समय कम है। देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो भाग लिए थे वो भीमराव अंबेडकर जी भाग लिए थे, अर्थात आपका तीसरा ऑप्शन सही है, जबकि ये सब ऑप्शन क्या है, गलत हो जाते हैं। चलिए मैं आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलता हूं। आप लोगों के सामने भूगोल के 2 क्वेश्चन आ गए हैं। अब देखते हैं कौन सा सही है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें एक तरफ आपका बांध दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित नदी दिया है। तो कौन सा बांध किस नदी पर है ये आपको देखना है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, तलैया बांध सतलज नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, या नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देखते हैं, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है, ये आपका सही है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, ये भी आपका सही है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, ये भी आपका सही है। तलैया बांध ये आपका गलत है। तलैया बांध आपका, तलैया बांध जो है ये तलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। बराकर नदी झारखंड के कोडरमा जिले से निकलती है और वहीं पर तलैया बांध है बराकर नदी पर। तो आपका यहाँ पर सतलज नदी नहीं होगा। सतलज नदी पर आपका भाखड़ा नंगल बांध है। सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध है, भाखड़ा नंगल बांध है।
तलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। अब यहाँ पर देखते हैं, झेलम नदी का उद्गम स्रोत है। वेरीनाग सोता से निकलती है झेलम नदी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, या महाबलेश्वर से निकलती है, या छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो देखते हैं, छोटा नागपुर पठार से आपकी सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। और महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर चोटी से है। इसके बाद वेरीनाग सोता और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, और वेरीनाग सोता से आपकी झेलम नदी का उद्गम होता है। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग सोता से होता है। झेलम नदी का उद्गम आपका ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। अब आपके सामने विज्ञान से संबंधित 2 प्रश्न होंगे। चलिए मैं आपको विज्ञान और आज के सेशन का लास्ट ये जो है मतलब सब्जेक्ट से जो है संबंधित प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में? जल्दी से बताइए 5 सेकंड के अंतर्गत। और इसी वीडियो के अंत में आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को अनदेखा ना करिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न थे। इसके आंसर चारों ऑप्शन के साथ आपको बताए गए हैं। देखिए, टिबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है वो टांग में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। जबकि भुजा, ये गलत हो गया, मुंह में नहीं पाया जाता, खोपड़ी में नहीं पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? टांग में पाया जाता है। चलिए 10वां जो प्रश्न है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। पहला ऑप्शन है 150 से 90 mmHg, बी है 120 से 80 mmHg, या सी ऑप्शन है 100 से 50 mmHg, या डी ऑप्शन है 98 से 80 mmHg। बताइए क्या है? जो आप लोग कहते हैं बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, तो उसका क्या मानक है? बताइए उसका रक्तचाप क्या है? इसमें जो है मेन काम धमनी और शिरा का जो होता है, खून के बहाव में उसी का मेन जो है भूमिका होती है। तो देखिए, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120 से 80 mmHg होता है। ये आपके कई बार जो है ये प्रश्न का जो है इसका जिक्र हो चुका है, इसलिए याद रखिएगा मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120 से 80 होता है। ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड होता है कि कब प्रेशर हाई हो रहा है, कब प्रेशर यानी जो खून का जो सर्कुलेशन है वो धमनी यानी कि धमनी या शिरा में कब उसका बहाव तेज है, कब कम है, उसी पर जो है इसका जो है डॉक्टरों के द्वारा जो है वैज्ञानिकों के द्वारा इसका जो है ज्ञात किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये थे आपके 10 प्रश्न। मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसी वीडियो के माध्यम से जो आगे आपको बताया जाएगा उसमें एक चैप्टर में रहेगा मनरेगा, उसके बारे में आपको पूरा बता दिया जाएगा। परिवहन के बारे में एक वीडियो में आपको बताया जाएगा। अब मैं आपको ऐसे कई अध्यापक आपके सामने उपस्थित करूंगा कि जो कि आपको स्पेशल कुछ ना कुछ जरूर ऐसी जानकारी देंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।